इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और अगर आप इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप लोगों को भी इंडियन बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे आप मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप लोग जो है वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो, आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्या? ग्रो आपको एक सिंपल, क्लीन और इंट्यूटिव इंटरफेस देता है जो शायद आपने अभी तक कहीं भी एक्सपीरियंस ना किया हो। आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को वहां पे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू भी दिख जाएगा। और मुझे सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है? म्यूचुअल फंड सेल करते समय आपको क्लियरली एग्जिट लोड बताया जाता है, टैक्स इंप्लीकेशन बताया जाता है, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है। और आपको पता है, चाहे आईपी हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे ईटीएफ्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, आप सभी जगह पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस एक ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से ग्रो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन गया है विद मोर देन 1 करोड़ एक्टिव यूजर्स। अगर आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी ग्रो के साथ करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। ये इस साल की आखिरी वीडियो होने वाली है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। मुझे विश्वास है कि आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे और वीडियो को सबसे पहले लाइक करेंगे। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 555 लाइक्स का, जो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है वो अचीव करा देंगे। आज हम लोग किस बारे में चर्चा करने वाले हैं? आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 2026 में मैं अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव कर रहा हूं, क्या खरीद रहा हूं, क्या नहीं खरीद रहा हूं, क्या रोक रहा हूं, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। ये सारी चीजें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं 2026 के बारे में अपने पर्सनल फाइनेंस को लेके, अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर 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 कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं 2026 के अंदर। यहां पे काफी डिटेल डिस्कशन होने वाला है, तो आराम से बैठिए, सुनिए, देखिए और सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीखिए और सीखने के बाद उसको अप्लाई कीजिए, अपने बिहेवियर को बदल लीजिए इन वीडियोस के थ्रू, राइट। और इसी के साथ आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे इस समय जाना है और HNY26 कोड यूज करना है और आप लोगों को 26% ऑफ जो है वो मिल रहा है सारे कोर्सेज पे, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो बिकम योर ओन फाइनेंशियल प्लानर है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। फीस वैसे ही बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज उसका जो है प्राइस है, उस पर 26% जब आप ऑफ ले लेंगे तो आपको और बहुत सारा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी से और चेकआउट कीजिए हमारे म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास को और बिकम योर ओन फाइनेंशियल प्लानर वाली मास्टर क्लास को और एंजॉय कीजिए वहां से सारी की सारी लर्निंग को। और पहले इस वीडियो को देख लीजिए और वीडियो में क्या क्या बातें होने वाली हैं, जो आपको अच्छा लगे उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो अच्छा ना लगे उसका भी फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर 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 दीजिएगा। एंड एज यूजुअल हमारे साथ डिस्कशन में होने वाली है वृंदा जी। वृंदा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट टाइम में हूँ मैं अपने, और एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। हाँ जी, प्लीज़ बताएं। राइट। सो जैसे ही नया साल शुरू होने वाला होता है ना, सबके मन में आ रहा होता है कि अब इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे की जाए, क्या प्रोसेस रहना चाहिए। एंड मतलब मैं वो सारी चीज़ें जानूँ उससे पहले मैं जानना चाहूँगी आपका क्या प्लान है 2026 में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। सो मेरे बहुत सिंपल सा प्लान है 2026 में। मैं स्टेप बाय स्टेप बात करना चाहूँगा इस पर। सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूँ तो इंडियन स्टॉक मार्केट मेरा सबसे बड़ा जो है वो एक एसेट क्लास बोल लीजिए या फिर एक इन्वेस्टमेंट की जगह बोल लीजिए रहने वाला है। मेरा मेजर पैसा हर साल की तरह इस साल भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ही जाएगा। अगर जाएगा तो मैं, अगर जाएगा तो क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कारण मैं आपको बताऊंगा। सो डेफिनेटली इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन 2026, मेजॉरिटी ऑफ माई इन्वेस्टमेंट विल बी इन इंडियन स्टॉक मार्केट ओनली। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जो इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो एज यूजुअल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही रहने वाली है। आई वोंट बी कंसिडरिंग डायरेक्ट स्टॉक्स एट ऑल। अगर मैं अपना पास्ट देखूं तो 2022-23 के बाद, शायद 22 के बाद से मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है, राइट। जो पुराने स्टॉक्स पड़े हुए हैं, जो पुराने अच्छे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, सिर्फ वही हैं मेरे पास, राइट। एंड अभी भी मेरा ये 2026 में सबसे पहले मेरी स्ट्रैटेजी ये रहने वाली है कि मेजर पोर्शन इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं और वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करूं, ना मतलब डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू मैं ना जाऊं। सो आपने बताया कि आप म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करने वाले हो, व्हाई नॉट डायरेक्ट स्टॉक्स? हाँ, सो डायरेक्ट स्टॉक्स पे इन्वेस्ट ना करने के पीछे 2-3 कारण हैं, राइट। एक तो मैं अपनी लिमिटेशन समझता हूँ। मेरी लिमिटेशन क्या है? मेरी लिमिटेशन ये है, नंबर 1, मेरे पास वो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ नहीं है जो राजीव ठक्कर जी के पास है, जो एस नरेन जी के पास है, और ना ही मेरे पास उनसे ज़्यादा नॉलेज है, राइट। रिसर्च कैपेबिलिटी के साथ साथ उनसे ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस भी मेरे पास नहीं है, राइट। या और जो किसी भी बड़े फंड मैनेजर के पास है, मेरे पास वो रिसर्च कैपेबिलिटी, वो नॉलेज, वो स्किल नहीं है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आई अंडरस्टैंड माई लिमिटेशन। मैं अपने आप को कोई मार्केट गुरु नहीं समझता, मैं अपने आप को कोई चैंपियन नहीं समझता स्टॉक मार्केट का। मुझे इतना सा पता है कि भाई ये
लोग हैं जो मेरे पैसा मुझसे अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, सो मैं उनको पैसे देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। येस, उस पर एक्सपेंस रेशियो वगैरह होता है, बट एक्सपेंस रेशियो का पैसे समझिए कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कोई भी चीज़ फ्री में थोड़ा ना मिलती है। इवन अगर आप एक इंजीनियर हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक लॉयर हैं या एक डॉक्टर हैं, क्या आप अपनी सर्विसेज फ्री में दे देंगे किसी को? कभी भी नहीं, राइट। तो अगर फंड मैनेजर्स हमसे कुछ पैसे चार्ज भी करते हैं तो इट्स मतलब एएमसी हमसे कुछ पैसा चार्ज भी करती है, इट्स टोटली ओके, इट्स टोटली ओके। मुझे वो पैसा बिल्कुल भी अखरता नहीं है, बिल्कुल भी मुझे वो डराता नहीं है, परेशान नहीं करता है। सो आई एम गोइंग टू सिंपली इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। नंबर 1 रीजन इज दिस कि भाई मेरे को अपनी लिमिटेशंस पता है। नंबर 2, चलिए मुझे अगर डायरेक्ट स्टॉक्स पिक करने आते भी हैं, राइट, मैंने पास्ट में किए भी हैं जिन पे अच्छा खासा रिटर्न निकला है, बट मैं वो स्केल नहीं कर पाता हूँ। और स्केलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट में। व्हाट इज स्केलिंग? मैंने फॉर एग्जांपल एक कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक खरीदा था, मैं ऑब्वियसली उसका नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। वो मैंने उसमें मुझे अब 120% का गेन है विद इन 1 और 2 ईयर्स, राइट। अब 120% का गेन जो मुझे वहाँ पे दिख रहा है, बट अमाउंट क्या है? 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए 120% भी हो गया तो 12, 13, 14 लाख रुपए हो गया। वो मेरे पोर्टफोलियो पे आज की डेट में मैटर नहीं कर रहा है, राइट। मैं उसको स्केल नहीं कर पाया, और स्केल करने से भी ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट, आई होप ऑडियंस जो है मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। गाइज आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्या आपको भी ये इशू आता है कि स्टॉक खरीद ले लेकिन स्केल नहीं कर पाए? और स्केल करने के बाद सबसे बड़ा इशू क्या है? वो है आपका सेलिंग का प्रॉब्लम, राइट। सो 3 स्टेप्स है ना, बाइंग, देन स्केलिंग, देन सेलिंग। तो हम बाइंग में तो सब अच्छे होते हैं, राइट। हम में से कई लोग होंगे जो स्टॉक्स पता लगा सकते हैं कि भाई ये स्टॉक जो है वो अच्छा है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद उसको स्केल करना, यानी कि उसमें बड़ा पैसा लगाना, और उसको फिर सेल करना, यानी कि उसको सही समय पे बेचना। ये मुझे लगता है कि मेरे बस की नहीं है, तो इसलिए मैं जो है इन चीज़ों के अंदर नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये स्ट्रेस में नहीं लेना चाहता हूँ। प्लस फाइंडिंग गुड कंपनीज इज बिकमिंग अ चैलेंज, राइट। आप अकेले कितने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो? आप अकेले कितने कंपनीज के जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो? आपको दिन भर लगा रहना पड़ेगा, वो मेरे पास अब वो समय नहीं है। मैं अब इस समय को सिर्फ 2 चीज़ों में यूज़ करना चाहता हूँ, एक पढ़ाने में, दूसरा एंजॉय करने में, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों में। तो मैं वो दोनों चीज़ों पर फोकस करूँगा, और अपना काम जो है स्टॉक्स को चूज़ करने का, वो अपने फंड मैनेजर्स को जो है वो आउटसोर्स कर दूंगा। ये 2-3 मेन कारण हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में ना जाके सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करूंगा 2026 में अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के एक्सपोजर को लेने के लिए। एंड म्यूचुअल फंड के साथ में बता दूं, शायद मैं ETF भी यूज़ करूं, राइट। आई होप ETF का कॉन्सेप्ट हर कोई समझता है, अगर नहीं समझते हैं तो प्लीज़ पढ़िए ETF के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स एंड ETF इज गोइंग टू बी माई गो टू ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स। रीजंस मैंने आपको क्लियर किए कि भाई मुझे लगता है कि मैं ना स्ट्रेस लेना चाहता हूँ आज की डेट में, ना मैं टाइम देना चाहता हूँ इन चीज़ों को आज की डेट में, और ना ही मेरे पास उनसे ज़्यादा जो मेरे फंड मैनेजर्स है उनसे ज़्यादा ना ही मेरे पास स्किल है, राइट। एंड एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा, कभी कभी लोग ना सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि स्टॉक मार्केट को ईगो गेम समझ लेते हैं कि भाई मैं मार्केट को बीट करूंगा, मैं जो है मार्केट को हराऊंगा, मैं जो है वो कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे पास भी ऐसे स्टॉक्स हैं, अगेन मैंने अभी बताया 120%, 100% साल में 2 साल में रिटर्न मिल रहा है, राइट। बट द पॉइंट इज कि क्या आप उसे एक सस्टेनेबल टाइम पीरियड के लिए कर सकते हो, यानी कि आप उसे 10-15 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो? आप बार बार ये चीज़ को रिपीट कर सकते हो? आंसर इज नो। मोर ओवर आप मल्टीपल स्टॉक्स के साथ वो नहीं कर सकते, मतलब Yes. आपने शायद एक में उतना गेन कमा लिया होगा, Yes. बट नॉट विद एवरी स्टॉक। यस, वैसे बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास जितने भी स्टॉक्स हैं सब अब 100% अब पे ही चल रहे हैं, राइट। कुछ 100 पे हैं, कुछ 200 पे हैं, कुछ इवन 400-500% पे भी हैं, राइट। बट अगेन मैंने उसमें कितना पैसा लगाया, पॉइंट ये है, और मैं उसको कब सेल करूंगा, पॉइंट ये है। एनीवेज, और एक और जो कारण मुझे लगता है कि मैं अपने लेवल पे अगर बात करूं कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर, वो है टैक्सेशन। अभी हमने कई बार इस बात को रिपीट किया है कि म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है। एंड जिनको नहीं पता बता दूं, मैं ATC की बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। आपका डिविडेंड पे टैक्स बचता है, आपका सेल परचेज पे टैक्स बचता है जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। मैंने ये बात कई बार रिपीट कर दी, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट येस, आपको एक टैक्स एफिशिएंसी भी मिलती है म्यूचुअल फंड से अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो दिस इज माई स्ट्रैटेजी फॉर 2026 पार्ट 1 कि भैया मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना है, बड़ा एक्सपोजर मैं इन्हीं के अंदर लेने वाला हूँ, राइट। सो क्या आप 2026 में कोई टैक्टिकल बेट लेने वाले हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो? सो मुझे ना ये समझ नहीं आता है कि टैक्टिकल बेट, सैटेलाइट पोर्टफोलियो, ये सब चीज़ें मुझे ना बहुत ऐसा लगता है कि अगेन ये सब चीज़ें बेचने के लिए की जा रही हैं, राइट। कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो ना बनाओ, टैक्टिकल बेट अलग लो, राइट, अपना कोर पोर्टफोलियो अलग रखो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो अलग रखो। यार तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? अगर काम नहीं है तो ये सब कर लो, बहुत सिंपल सी बात है, राइट। अगर आपके पास काम है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप क्यों मार्केट से
बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे हो, आप मुझे बताओ क्यों आप निफ्टी 500 से बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे हो कि निफ्टी 500 आपको रिटर्न दे रहा है, लेट अस से 15% 16% का CAGR दे रहा है, ठीक है, आपने एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, आपने स्टेप 1 ले लिया जो एक रेगुलर इंसान ले सकता है, लेकिन अब आप उससे भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। आप ये टेक्टिकल बेट और ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो आम आदमी के लिए नहीं है। यूट्यूब पे ये बातें करना बहुत अच्छा लगता है और यूट्यूब पे जो बातें कर रहा है शायद उसके पास समय भी हो, लेकिन आप एक डॉक्टर के बारे में सोचें जो भाई दिन में 15-15 16-16 घंटे काम कर रहा है, राइट, वो बेचारा संडे को फ्री हुआ है। आप एक CA के बारे में सोचें जो भाई रिटर्न भरने में लगा हुआ है, राइट। आप एक इंजीनियर के बारे में सोचें जिसका भाई बहुत हेक्टिक काम है, राइट। आप उसको बोल रहे हो सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना ले, टेक्निकल पोर्टफोलियो बना ले, वो इसलिए क्योंकि वो खुद नहीं बना पाएगा, वो आपके पास आएगा, राइट। सो मेरे हिसाब से अगेन दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं, आई एग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली एंड प्लीज़ करिए ना, आपको किसी ने रोका है, आप बनाइए सैटेलाइट पोर्टफोलियो, टेक्निकल पोर्टफोलियो। मुझे समझ नहीं आता है, मैं आई विल स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ बेट्स कि मुझे सैटेलाइट में जाना है, मुझे टेक्टिकल में जाना है, मुझे इसमें जाना है, मुझे उसमें जाना है, नहीं। आई विल जस्ट फॉलो माई प्लान एंड यस, मैं अपने एक बात बोलना चाहता हूँ कि सी, अगर मुझे कोई एसेट क्लास बहुत पिटी हुई दिखती है तो फिर मैं उसे टेक्टिकल बेट नहीं मानता हूँ, फिर मैं उसे मानता हूँ कि ओके दिस इज माई लॉन्ग टर्म बेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लेट अस से IT, अभी IT बहुत पिटा हुआ मुझे अगर दिखा, राइट, जो कि भी पिटा हुआ मतलब बहुत गिरा हुआ मुझे दिखा, तो मैं उसमें एक लॉन्ग टर्म बेट लूंगा, मैं उसमें टेक्टिकल बेट नहीं लूंगा कि मैं रखूंगा और बेच दूंगा और बहुत यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी। यस आई विल यूज, जैसे 2020 में हमने निफ्टी 50 को यूज़ किया, राइट, वैसे हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करेंगे। मैं उसे कोई ऐसा नहीं मानूंगा कि मेरी टेक्निकल बेट है या सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, मैं उसे ऐसा नहीं करूंगा खरीद के तुरंत बेच दिया, नहीं, ये मेरे बस की नहीं है। ऑल्दो मेरी फैमिली में बहुत लोग ये करने की कोशिश करते हैं, मैं उनको भी समझाता हूँ, राइट, और मुझे लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है एज सच। एनीवेज, तो नो टेक्टिकल बेट्स, नो सैटेलाइट पोर्टफोलियो, आई विल फॉलो अ सिंपल स्ट्रैटेजी जो मैं पहले भी फॉलो करता आया हूँ। मेरे पास जब भी कैश होगा मैं उसे पार्क करूँगा, पार्क करके जो है मैं उससे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो है वो करता हुआ चला जाऊँगा। एंड कोई मुझे बहुत, अगेन मैं किसी स्टॉक पे ऐसे बेट नहीं करूँगा कि स्टॉक बहुत पिट गया है, मैं बेट करूँगा तो सेक्टर पे बेट करूँगा और वो लंबे समय के लिए ही करूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए ही करूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए मैं नहीं करने वाला हूँ, राइट। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, फंडामेंटली दिस इज़ व्हाट आई थिंक। एंड देखिए एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, मेरे विचार, मेरा थॉट प्रोसेस मेरे अपने हैं, राइट। ये शायद 6 महीने बाद थोड़े से बदले हुए आपको नजर आए, तो मेरे को ऐसे पकड़ मत लेना कि भैया तुमने तो ये बोला था। जो इंसान बदलता नहीं है वो खत्म हो जाता है, राइट। तो समय के साथ मैं डेफिनेटली कुछ नया सीखूंगा, अगर तो मैं अपनी सोच को बदलूंगा, बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आई विल इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म, नो सैटेलाइट पोर्टफोलियो, नो टेक्टिकल पोर्टफोलियो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दूंगा। अगर मुझे 12 से 15% के बीच में रिटर्न्स मिल रहे हैं, मैं 12 से 15 छोड़ो, मुझे 11 से 14 के बीच में मिल रहे हैं, मुझे 10 से 13 के बीच में रिटर्न्स मिल रहे हैं, आई एम मोर देन हैप्पी, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे वो रिटर्न्स कमाने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ रही है, ऑलमोस्ट जीरो करनी पड़ रही है। बस यस, मुझे अपना जो इनिशियल मनी है वो इन्वेस्ट वो कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, वो मेहनत के बाद मेरे को उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, वो मेरे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स वगैरह जो है वो देख रहे हैं। एंड बिलीव मी, आप किसी भी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के पास अगर जाएंगे, यू विल फाइंड आउट कि हर कोई आपको ना रियलिस्टिक रिटर्न यही बताएगा 10 से 13% के बीच में। पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आपको 10 से 13%, पोर्टफोलियो लेवल मतलब इंक्लूडिंग योर फिक्स्ड इनकम, राइट, इंक्लूडिंग योर गोल्ड, सिल्वर, US इन्वेस्टमेंट, इंडियन इन्वेस्टमेंट, अगर आपको 10 से 13% के बीच में रिटर्न मिल रहा है तो बहुत सही जा रहे हो, आप अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हो। लेकिन ये बात लोगों को पसंद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? इसमें स्वैग नहीं है, इसमें ना आपको वो गूज बम्प्स नहीं मिल रहे हैं, इसमें आपको ना ऐसे फीलिंग नहीं आ रही कि ओ माय गॉड मैंने तो मार्केट को बीट कर दिया है। बट येस, दिस इज सो बोरिंग, बट फ्लॉन्ट नहीं कर पा रहे हो आप इसको, दिस इज सो बोरिंग, बट स्टिल यही है जो आपके अल्टीमेट गोल्स को जो है वो अचीव कराने में हेल्प करने वाला है। तो गोल्ड और सिल्वर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो 2026 में आप क्या करने वाले हो गोल्ड और सिल्वर को लेके? ओके, सो बड़ा टफ क्वेश्चन है ये, राइट। अभी पॉपुलर है तो हर कोई चाहता है कि मैं गोल्ड और सिल्वर में, मतलब हर कोई अपने लिए चाहता है कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करे। एंड कई लोगों ने इस समय गोल्ड और सिल्वर में अपनी लम सम इन्वेस्टमेंट, SIPs और पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिया होगा, राइट। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं शुरू से ये कहता हुआ आया हूँ कि गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो का 10% होना चाहिए। ऑल्दो मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ही कम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 2-3% के आसपास रह गया होगा वो, राइट, क्योंकि इस इक्विटी में मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, गोल्ड और सिल्वर में मैं इस समय इन्वेस्ट कर नहीं रहा हूँ। और ये 2-3% मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने डायरेक्टली करा हुआ है, जो मेरे फंड्स ने, मेरे फॉर एग्जांपल मल्टी एसेट फंड है मेरे पास, जो उन्होंने किया हुआ मैं उसको इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं 2026 में बस एक चीज़ ध्यान रखूँगा गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट। वाई? मेरी जो सोच बोलती है मुझे, वो ये बोलती है
कि कोई भी एसेट क्लास अगर बहुत लंबा भागी है अभी, राइट, तो उसमें अब म्यूटेड या नेगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं, वो लंबे समय के लिए म्यूटेड या नेगेटिव रह सकता है। लोग भूल जाते हैं कि गोल्ड भी ऐसी पोजीशन में रहा है जहां उसने 5-5, 7-7 साल ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न दिए हैं, राइट, इवन नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। सिल्वर के साथ भी ऐसा रहा होगा, राइट। सो मैं वो नहीं करने वाला हूँ कि मैं अब उठूँ और मैं देखूँ कि क्योंकि गोल्ड बहुत बढ़ गया है तो मैं चलो उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, सिल्वर बहुत बढ़ गया है तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। नो, अभी के लिए मैं वैसे आपको एक बात बता दूँ, एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूँ, मैंने SGB लिए थे 10,71,000 रुपये के, राइट, और मैं कल परसों ही बैठ के उसको देख रहा था। सो इट इज़ नाउ अराउंड 30 लाख रुपीज़, और ये 2023 में लिए थे मैंने। 2023 के आसपास जब लास्ट SGB की जो भी वो आया था, ट्रांच जिसे बोलते, वो आए थे, तब मैंने वो बाय किया था, और वो 10 लाख का अमाउंट 30 लाख पे पहुंच चुका है। जहां भी गोल्ड में पैसा लगाया, चाहे ETF हो चाहे हो, उसका हाल आज की डेट में यही है। और ये देख के मुझे डर लगता है। अब मैं गोल्ड में लमसम इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में एज ऑफ नाउ नहीं करने वाला हूँ, राइट। एंड सिल्वर तो आई एम शॉक्ड, मैंने अप्रैल में खरीदा था, राइट, एंड वो पता नहीं 120-130% के आसपास का रिटर्न है उसके ऊपर, राइट। सो मुझे अब डर लगने लग गया है। सो I will repeat it again. I am not going to invest lump sum in silver and gold at all. I will just ignore it. हाँ, मैं नरेंद्र साहब के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो क्या करना चाहते हैं, बिकॉज अब सबको पता है मैंने ICICI मल्टी एसेट फंड में बहुत मोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 2.5 CR के आसपास वो टोटल वैल्यू बन रही है आज की डेट में, 2.3-2.5 होगा, राइट। तो वो जो एक्सपोजर लेंगे गोल्ड सिल्वर में, मैं उससे खुश हूँ। अगर फ्रेश एक्सपोजर लेना होगा मैं उनसे खुश हूँ, वो लेंगे, उनके जानना है, उनको देखना है, राइट। मैं अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करने वाला हूँ, मुझे डर लग रहा है। हो सकता है इसकी वजह से मैं थोड़ा सा जो रन है गोल्ड और सिल्वर का वो लूज़ करूँ, एंड आई एम हैप्पी डूइंग दैट, राइट। क्योंकि मैं कभी भी मेरे को एक बात समझ आई है इतने सालों में कि वैल्यूएशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी अच्छी कंपनी में एंट्री ले रहे हो, वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी हो, लेकिन बहुत हाई वैल्यू पे आप उस पर एंट्री ले रहे हो, यू वोंट मेक रिटर्न्स ऑन दैट, राइट। आपके पेशेंस ना वो चेक कर जाएगी वो कंपनी, आपके पेशेंस 5-7-8 साल तक चेक कर जाएगी वो कंपनी, चाहे वो ऑपरेशनली कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। लेकिन अगर सही वैल्यू पे आपने बाय नहीं किया है, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 टफ फॉर यू, राइट, टू मेक रिटर्न्स आउट ऑफ दैट कंपनी। ग्रेट कंपनीज परचेज एट रॉन्ग वैल्यूएशन विल नॉट मेक ग्रेट रिटर्न्स, ये बात दिमाग में आपको रखनी है, राइट। ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर में अभी जो रैली आई है, जो इनका रन रहा है, उसके चलते आई एम वेरी स्केप्टिकल कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं जो मेरी इन्वेस्टमेंट है मैं उसको होल्ड करूँगा, A, B, और साथ में जो मेरा मल्टी एसेट फंड है वो जो डिसीजन लेंगे मैं उनके साथ स्टिक करूंगा। मतलब आई विल रिस्पेक्ट दैट। मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकता, मेरी बस की भी नहीं है, मैं उनका कोई थॉट प्रोसेस चेंज नहीं कर सकता हूँ, बट आई हैव फुल फेथ कि वो राइट डिसीजन लेंगे। एंड नरेंद्र साहब इस समय मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, जितना मैंने उनके लेटेस्ट इंटरव्यूज़ वगैरह में सुना। एंड I hope he will take the best call for me as far as gold and silver are concerned. राइट। सो आपने गोल्ड सिल्वर अच्छे से बता दिया, इंडियन स्टॉक मार्केट में बता दिया कि आप कैसे एक्सपोजर लेने वाले हो। व्हाट अबाउट ग्लोबल इक्विटी? सो एक तो ना ग्लोबल इक्विटी बोलती ही मैं सच बता रहा हूँ, आप सबसे बोलूँगा कमेंट ज़रूर करिएगा इस बात पे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो वैसे हीरो हैं भाई मेरी नज़रों में, राइट। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने एंड तक पहुँच पाते हैं। सच बताना, जब मैं बोलता हूँ ग्लोबल इक्विटी, आपके माइंड में कौन सी कंट्री आती है? यूएस। देखा, ये गड़बड़ है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। जैसे बोलते हैं ग्लोबल इक्विटी, लोग अच्छा यूएस में इन्वेस्ट करना है। बिलीव मी दिस इज़ रॉन्ग। ग्लोबल इक्विटी में आपकी चाइना भी आती है, आपकी यूएस भी आता है, आपका ब्राज़ील भी आता है, बहुत सारी कंट्री, मतलब सारी पूरा वर्ल्ड आता है, राइट। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई एम कम्प्लीटली इनकेपेबल कि मैं ग्लोबल इक्विटीज़ पे नज़र रख पाऊँ, राइट। भाई हम इंडिया पे नहीं रख पा रहे नज़र, तो हम ग्लोबल पे कहाँ से रखेंगे, ठीक है। सेकंड, अगेन माय कोर DNA ऑफ इन्वेस्टिंग टेल्स मी दैट यूएस इस समय भाई ओवर वैल्यूड चल रहा है, राइट। चाइना का मुझे कुछ पता नहीं है, राइट, मैंने कभी उस तरफ देखा भी नहीं है। आई हैव इन्वेस्टेड इन यूएस थ्रू ETFs, वो मैं वैसे का वैसा रहने दूंगा। नो फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट इन एटलीस्ट यूएस, बट फॉर श्योर आई विल ट्राई इन 2026 टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मार्केट्स। और अगर कोई मुझे बहुत अच्छी मार्केट, वेल स्टैब्लिश कंट्री, डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग नेशन को ऐसा दिखता है जहाँ के इक्विटी पिछले 2-3 साल में बहुत पिटा हो, राइट, अगेन सिंपल कॉन्ट्रेरियन अप्रोच, राइट, एंड फंडामेंटली वो कंट्री स्ट्रांग है, फंडामेंटली सब कुछ स्ट्रांग है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इन्वेस्ट इन दैट। बट एट प्रेजेंट अगर आप मुझसे पूछेंगे, विद ऑल ऑनेस्टी, आई फाइंड माई सेल्फ इनकेपेबल कि भाई मैं ग्लोबल चीज़ों पे भी रिसर्च करूँ,
यूएस समझ आता था, उसमें अच्छा एक्सपोजर लिया हमने, ईटीएफ्स के थ्रू लिया। अब यूएस समझ नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दी वैल्यूएशन, मेरे को बहुत डर लग रहा है उसकी वैल्यूएशन देख के, राइट। और जहाँ वैल्यूएशन, मैंने खुद ना ये बात ना, कहते हैं कि ना अकल ना बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो मैंने वो ठोकर खाई है कि मैंने हाई वैल्यूएशन पे बेस्ट कंपनीज खरीद के देखी हैं, वो रिटर्न नहीं देती हैं। हाई वैल्यूएशन पे बेस्ट इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर लीजिए, वो रिटर्न नहीं देगा, राइट। आपको सही वैल्यूएशन पे चीज़ों का इंतजार करना पड़ेगा, राइट। आपको सही वैल्यूएशन के लिए यू हैव टू वेट एंड वॉच। तब तक आपके पास कोई ना कोई एसेट क्लास ऐसी होती है जो पिटी होती है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं तब तक के लिए। सो मैं इस समय ग्लोबल इक्विटीज़ पे कमेंट करने के लिए अपने आप को इनकेपेबल मानता हूँ। यूएस में जो इन्वेस्ट कर सकता था मैंने कर लिया। चाइना के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, आई विल रिसर्च ऑन इट, क्या उसकी वैल्यूएशन चल रही है, कैसा वो मुझे लग रहा है। बाकी कंट्रीज़ के बारे में मैं रिसर्च करूंगा। अगर कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पिटी हुई इकॉनमी है इस समय, इकॉनमी नहीं, बहुत पिटी हुई स्टॉक मार्केट है इस समय, बट इकॉनमी एंड ओवरऑल सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक अ बेट ऑन दैट। जब मैं बेट वर्ड बोलता हूँ तो प्लीज़ इसे नेगेटिव ना लें, स्पेकुलेशन ना समझें। आई विल इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। जैसे हम इंडिया के ऊपर हम लोग जो है जब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं बोलते हैं ना कि हम इंडिया में बेट लगा रहे हैं, वैसे ही हम और कंट्रीज़ के बारे में भी ज़रूर कंसिडर करेंगे, बट अभी मैं इनकेपेबल मानता हूँ अपने आप को उसके लिए। राइट। सो आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दी, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने डिस्कस नहीं करी, जो कि है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। उस पे क्या कहना है आपका? अगेन मैं क्या बोलूँ, व्यूज़ चाहिए तो बता देता हूँ भाई, मैं तो बिटकॉइन, भाई मुझे सब कुछ आता है, बिटकॉइन कब गिरेगा कब बढ़ेगा सब आता है मुझे, राइट। लेकिन सच्चाई यही है कि क्रिप्टो मेरा ज़ीरो एक्सपोजर है और आने वाले समय में भी ज़ीरो एक्सपोजर रहेगा। लोग बोल देते हैं मैं 5% एक्सपोजर रख रहा हूँ, मैं 10% एक्सपोजर रख रहा हूँ, एंड समटाइम्स दे से इट बिकॉज दे वांट टू बी इन ट्रेंड, समटाइम्स दे से इट बिकॉज दे वांट कि उनके ऑडियंस को बेवकूफ़ ना लगे, समटाइम्स दे से इट टू प्रूव दैट कि देखो मुझे क्रिप्टो समझ आती है और मैं क्रिप्टो के अंदर भी इन्वेस्ट करूँ, थोड़ा न्यू एज इन्वेस्टर हूँ, बट मुझे समझ नहीं आती है और मेरा ज़ीरो एक्सपोजर है उसके अंदर। 2026 में भी मेरा अंदर से ना कोई कॉलिंग ही नहीं है कि मैं क्रिप्टो को समझूँ भी और इन्वेस्ट भी करूँ। सो अगेन आई एम गोइंग टू टेक ज़ीरो एक्सपोजर। मुझे नहीं पता बिटकॉइन का प्राइस भाई 70% क्यों गिर जाता है, 40% क्यों बढ़ जाता है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, राइट। एंड सो अभी के लिए मेरा सेम थॉट प्रोसेस है कि मैं क्रिप्टो के अंदर जो है वो कुछ भी इन्वेस्ट जो है वो नहीं करने वाला हूँ एज सच, एंड आई विल रिमेन ज़ीरो एक्सपोजर इन क्रिप्टोज, चाहे वो बिटकॉइन है चाहे वो कोई और तरह का क्रिप्टो करेंसी है। एंड मैं यही सबको सजेस्ट भी करूँगा, यहाँ पे मैं ज़रूर सबको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जब भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के इन्वेस्ट करें, राइट। रिस्क को समझें, आपका पैसा ज़ीरो ना हो, इस बात को आपने ध्यान रखना है, राइट। एंड क्रिप्टोज मुझे एक ऐसी एसेट क्लास लगती है जो भी बहुत ज़्यादा नेसेंट स्टेज में है। इंडियन टैक्सेशन लॉ उसको बिल्कुल भी फेवर नहीं करते हैं, राइट। इवन शायद पहले कोई ETF होता भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई तो ETF था बिटकॉइन को लेके, अब वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। और एक प्रॉब्लम आपको और बताऊँ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और बताता हूँ आपको। हम कहते हैं कि भाई क्रिप्टो जो है ब्लॉकचेन पे बना है, ब्लॉकचेन जो है बहुत सिक्योर है, बट आप रीसेंट पास देखें ज़रा क्रिप्टो का, जो प्लेटफॉर्म्स हैं वही हैक हो जा रहे हैं। एग्जैक्टली। आपके पास कौन सा ऐसा रिलायबल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करें और आप बोल सकते हैं कि मेरा पैसा कहीं डूबेगा नहीं। आपके पास कोई लीगल रिकोर्स भी नहीं है, राइट। आपके पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे जाके बोल सकते हो मेरे क्रिप्टो के पैसे चले गए वापस लेके आओ, नहीं, कुछ नहीं होगा, राइट। गए तो गए। सो इन सब चीज़ों के चलते मैं आई विल स्टे आउट ऑफ दी क्रिप्टोज इवन इन 2026। 2020 से मैं राग जो है वो सुनता आ रहा हूँ क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो। मैंने बहुत पैसे लूज़ किए होंगे शायद क्रिप्टो में ना इन्वेस्ट करके, लेकिन मुझे लगता है मैंने बहुत पैसे बचाए भी हैं क्रिप्टो में ना इन्वेस्ट करके, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक्सचेंज ही हैक हो जाता है, वो प्लेटफॉर्म ही हैक हो जाता है, योर कैपिटल माइट गो टू जीरो। एग्जैक्टली। एंड रूल नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल। रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। राइट। तो आपका फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में क्या एक्सपोजर रहने वाला है? फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इन सब में आप कैसे एक्सपोजर लेने वाले हो? ओके, सो मैं FD का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था। मैं हमेशा अपनी एक मिस्टेक ओपनली एडमिट करता हूँ कि आई ऑलवेज ओवर एस्टिमेटेड लिक्विडिटी, और मैं FD में बहुत सारा अमाउंट रखा करता था, राइट। बट अगेन यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अब मैं FD में कुछ भी अमाउंट जो नहीं रखता हूँ एज ऑफ नाउ FDs में, राइट। मेरा जो जितना भी मेरा पैसा है जिसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, आई सिंपली पार्क इट इन दी आर्बिट्राज फंड्स। और मैं कई बार आर्बिट्राज फंड्स के बारे में बता चुका हूँ। आर्बिट्राज फंड्स में मैं सारा अपना सरप्लस डालता हूँ, वहाँ से मैं STPs कर देता हूँ, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान लगा देता हूँ अपने कोर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो अभी भी वही रहने वाला है, नो FDs, नो लिक्विड फंड। रीज़न यही है, एक तो मुझे वो पैसा एकदम से शायद नहीं चाहिए, राइट। अगर चाहिए भी तो मेरे पास एक अच्छा खासा सरप्लस अमाउंट है, मैं निकाल सकता हूँ उसको,
लिक्विड फंड और आर्बिट्राज फंड में जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है वो है टैक्सेशन का, कि आई सेव अ लॉट ऑफ टैक्स व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग इन आर्बिट्राज फंड, बिकॉज उस पर कैपिटल गेन टैक्सेशन इक्विटी वाली लगती है, ना कि डेट वाली लगती है, राइट। इसके ऊपर हमने पहले भी एक बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर लोग चाहते हैं तो डेफिनेटली वो वीडियो देख सकते हैं। उस पर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी कि म्यूचुअल फंड पे कैसे जो है टैक्स लगता है, राइट। सो नो फिक्स डिपॉजिट्स, नो लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, वॉटएवर, मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। येस, आई हैव अ मल्टी एसेट फंड, राइट, वो शायद इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। आई हैव म्यूचुअल फंड जिनमें 20-20, 25-25% जो है वो कैश पोजीशन मेंटेन है, अगेन मतलब वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली किसी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अदर देन 2 थिंग्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इग्नोर किया जाता है, स्पेसिफिकली नॉट एवरीवन। मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ तो मैं हर किसी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बट येस कुछ म्यूचुअल फंड एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ इन द सेंस खास करके डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनकी कमीशन बंधी होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से, वो लोग उसको बहुत ज़्यादा बैश करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा बोलते हैं, एंड दैट इज़ पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि स्कीम, राइट। सो मेरा इनके अंदर जो ईयरली एक्सपोजर जाता है, मेरा और मेरी वाइफ का पीपीएफ, मेरी 2 डॉटर्स का जो है सुकन्या समृद्धि स्कीम, आई मेक इट अ पॉइंट कि हम लोग वो कर रहे हैं। कोशिश तो ये होती है मिस ना हो, अप्रैल के फर्स्ट 4 to 5 डेज़ के अंदर हो जाए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, राइट। बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है वो। तो मैं अपना पीपीएफ, मेरा पीपीएफ, वाइफ का पीपीएफ, दोनों डॉटर्स का सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है वो मैं चला रहा हूँ, एंड वो जब तक भी वो हमारे लिए, हम उसके लिए एलिजिबल हैं, मैं डेफिनेटली उसके अंदर इन्वेस्ट करता रहूँगा। वो मेरे को आराम से 7-8% तक का टैक्स फ्री रिटर्न देता है, दैट इज़ सुपर अमेजिंग। अगर आपको 7-8% का जो है वो टैक्स रिटर्न मिलता है, और गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई 1.5 लाख वाली लिमिट हटा दो, बढ़ा दो उसको। बहुत सालों से हम लोग 1.5 लाख सुनते आ रहे हैं, कम से कम 2 लाख 3 लाख होनी चाहिए। बहुत ही अमेजिंग वो इंस्ट्रूमेंट है एज फार एज फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसिडर्ड। सो इन कंक्लूजन, नो एफडीज, नो डेट फंड्स। जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं वो लोग जो कर रहे हैं, मैं उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो लेट देम डू इट। I park my surplus money in arbitrage funds. I do systematic transfer plan from there. And as far as fixed income instruments are considered, I have 2 of my favorite instruments, that is PPF and Sukanya Samriddhi scheme. Right. तो मैं इन चीज़ों के अंदर जो है वो पूरा का पूरा फोकस जो है वो कर रहा हूँ आज की डेट में। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस करी, बट मैं और भी कुछ जानना चाहूँगी, कुछ और चीज़ें आप प्लान कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू मनी, हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर फाइनेंसेस, अगर कुछ मिस हुआ है तो। ओके, नंबर 1, आई विल नॉट इन्वेस्ट इन रियल स्टेट इन 2026, राइट। मैंने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया, 2023 में शायद इन्वेस्ट किया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट अमेजिंग रिटर्न्स ऑन दैट, राइट। क्यों नहीं इन्वेस्ट करूँगा मैं रियल स्टेट में? एक तो ना अब रियल स्टेट की साइकिल चेंज हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। अगेन मुझे ज़ीरो नॉलेज है, बट जो मैं देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फरीदाबाद में ही, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, 2022-23 से अगर मैं देखूँ 2025 तक, बल्कि 2025 की शुरुआत तक अगर मैं देखूँ, तो 100% का रिटर्न आया, राइट। इट इज़ अ वेरी बिग रिटर्न। अगेन सेम प्रिंसिपल जो गोल्ड और सिल्वर में हुआ है, इट इज़ द सेम प्रिंसिपल। अभी एसेट क्लास इतना भाग चुकी है, अब मुझे नहीं लगता कि ये और ज़्यादा आपको रिटर्न्स दे पाएगी बड़े नियर फ्यूचर में। बी, रियल स्टेट लुक्स लाइक अ हैसल टू मी। एक तो बड़ी मुश्किल है कि आपको, बड़ी मुश्किलों से आपको जो है ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें आप वाइट में डील कर सको, जिसे हम बोलते हैं वाइट मनी में, नहीं तो ब्लैक मनी इज ऑलवेज इन्वॉल्व, एंड आई ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम ब्लैक मनी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, सर में दर्द लगता है बिल्कुल। दूसरी बात मुझे जो लगता है वो ये कि रियल स्टेट में आपको ना कभी भी श्योरिटी नहीं मिलती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। वो सब बातें बोलना है कि बैंक से लोन ले लूँगा तो बैंक वाले पेपर चेक कर लेंगे, अजी कुछ नहीं होता। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बातें, सो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर इट। रियल एस्टेट में मैंने इन्वेस्ट भी क्यों किया, मैं उसका भी आपको थॉट प्रोसेस देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा इक्विटी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि अब एसेट क्लास वाइज मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है। एंड अगेन आई वॉज लकी दैट माई टाइमिंग वॉज राइट, आई नेवर ट्राई टू टाइम इट कि भाई ये तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल रही है, इसमें इन्वेस्ट कर दो डबल हो जाएगा। मुझे नहीं पता था 100% का एक रन मिलने वाला है मुझे उसके अंदर। एनीवेज, सो एक बात तो ये हो गई, रियल एस्टेट में मैं इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, एंड मुझे जो एक्सपोजर लेना था वो मैंने उसके अंदर ले लिया। दूसरी बात जो मैं 2026 में अपनी हार्ड अर्न मनी के साथ करने वाला हूँ, राइट, वो है उसको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, राइट। उसको मैं एंजॉय कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहता हूँ, मैं अपने
पैशन प्रोजेक्ट्स को फॉलो करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आई लव कार्स, तो मैं कार्स के बारे में कुछ ज़रूर करना चाहूँगा, चाहे चैनल बनाऊँ या डिफरेंट कार्स को मैं ट्राई करूँ, चाहे रेंट पे लेके ट्राई करूँ, तो मैं कार्स को ज़रूर जो है वो कार्स में ज़रूर एक्सपोजर अपना लेना चाहूँगा, राइट। तो अपने जो भी पैशंस हैं, म्यूज़िक है, कार्स है, पर्सनल फाइनेंस है, ऑब्वियसली टीचिंग इज़ देयर, तो कोई भी चीज़ जो इन चीज़ों में वैल्यू ऐड कर रही होगी मैं उस पर ज़रूर खर्च करना चाहूँगा अपने पैसे को। एंड पैसे ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम जो मैंने अर्न किया है, राइट, मैं उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहूँगा, मैं उस टाइम को सही जगहों पे लगाना चाहूँगा, सही एक्सपीरियंसेस पे लगाना चाहूँगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट माई वर्क। मुझे बहुत जल्दी होती है अपने काम को करने की, बहुत ज़्यादा मैं एग्रेसिवली अपने काम को करता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा मैं पैसे को ऐसी जगह पे स्पेंड कर पाऊँ जहाँ पे मैं अपने काम के साथ भी थोड़ा बहुत जस्टिस कर पाऊँ, काम के साथ मैं जस्टिस कर पाऊँ और काम को जिस तरीके से मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ उस तरीके से मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँ। सो ये रहेगा कुछ 2026 का मेरा मोटा मोटा मेरे जो फाइनेंसेस हैं उसके ऊपर प्लान। ऑब्वियसली आई विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एंड वॉट एवर इंश्योरेंस पॉलिसीज आर गोइंग ऑन, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि भाई वो कंटिन्यू रहे, अच्छी पॉलिसीज़ में लेके रखूँ, राइट। ऑब्वियसली आई विल फोकस ऑन माई वर्क। इसके साथ साथ मैं अपने समय को बहुत इन्जॉय करने की कोशिश करूँगा, हर मोमेंट को मैं चाहूँगा कि मैं हर मोमेंट को इन्जॉय कर पाऊँ, राइट। ऑब्वियसली भाई बहुत ऐसे भी मोमेंट्स होंगे जहाँ पे मैं डीमोटिवेट होऊंगा या मैं अच्छा फील नहीं करूँगा, बट आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज माई हैप्पी मोमेंट्स, राइट, इन्जॉयमेंट। और अपने पैशन जो भी मेरे हैं जिनको मैं कभी कभी समय नहीं दे पाया तो मैं उनको समय देने की ज़रूर कोशिश करूँगा 2026 के अंदर। एंड बहुत सारी नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूँगा। यूट्यूब पे मेरा प्लान है कि मैं कुछ नए चैनल शुरू करूँ। एंड मैं 2013 से यूट्यूब कर रहा हूँ, तो अब 2025 आ गया, कितना लंबा सफ़र हो गया, मतलब 12 साल लगभग जो है वो हो चुके हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ हमने अपलोड करी हैं, तो मुझे मज़ा आता है वो करने में। आई विल ट्राई कि मैं क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा नॉलेज शेयर करूँ। आई विल ट्राई मैं कार्स पे, आई एम नॉट अ कार एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट, मैं अपने आप को नूब बोलता हूँ उसके अंदर, राइट। तो हम कुछ ऐसा चैनल शुरू कर सकते हैं जहाँ पे हम जैसे जो नौसिखी हैं गाड़ियों के बारे में वो थोड़ी बहुत बातचीत कर पाएँ, कैजुअल वे में जो है बातचीत कर पाएँ, राइट। एंड ये सब बस करने की कोशिश करूँगा 2026 में। ऑब्वियसली फैमिली को टाइम देने की कोशिश करूँगा, उनके साथ समय बिताने की कोशिश करूँगा, अपने लव्ड वंस को टाइम देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब अब ना लाइफ का ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है, रिवर्स वाला, क्योंकि अब आई एम 39-40 के आसपास में हो गया हूँ अभी, राइट। 40th ईयर मेरा कंप्लीट हो जाएगा 2026 में। उसके बाद मेरे पास लाइफ कितनी बची है, उसके बाद मेरी लाइफ, मुझे लगता है कि अगर मैं हेल्दी लाइफ देखूँ तो शायद 20-30 साल बची है, और शायद उसके बाद 10-1 साल और बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में निकल जाए, राइट। तो अगर 80 साल की भी उम्र मानूँ तो अब सेकेंड हाफ जो है वो शुरू होने वाला है। तो आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज माई रिटर्न ऑन मेमोरीज, रिटर्न ऑन एन्जॉयमेंट। मैं उस पर इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करने वाला हूँ 2026 के अंदर, राइट। सो ये है 2026 की हमारी स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो करने वाले हैं, राइट। कुछ अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा, बुरा लगा हो तो भी बता दीजिएगा, राइट। एंड साथ में जुड़े रहिएगा। एंड ऑब्वियसली आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो ऑब्वियसली वर्ड मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैंने अभी रियलाइज़ किया, राइट। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक बार बैठ के ज़रूर सोचें नहीं, लिखें, बल्कि 2026 में आप क्या सोच रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी वेल्थ को लेके, अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, और फिर उसको अचीव करने के लिए एक प्लान बनाएं, और प्लान बनाने के बाद जो है उसको फिर आप अच्छे से एग्जीक्यूट भी करें, राइट। हमारे साथ में जुड़े रहें। एंड येस, हमारी वेबसाइट पे ज़रूर जाएं, HNY26 कोड यूज़ करें और आप लोगों को बहुत सारे डिस्काउंट्स जो मिल जाएंगे। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक बार फिर से I thank Grow for including us in their network, and because of Grow it is possible कि हम लोग आपके पास knowledgeable valuable content पहुंचा पा रहे हैं। All the best.